कल हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ रहे थे एंड कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हमने ये जाना। फर्स्ट द आइडिया वाज गिवन बाय मोतीलाल नेहरूज नेहरू रिपोर्ट, ठीक है। एंड देन द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज गिवन बाय एम एन रॉय एंड in 1935 Congress started asking for constituent assembly. Then finally in August of 1940 we saw कि they started offering us, the British started offering us dominion status, constituent assembly, because they wanted Indian support in the Second World War. ठीक है। Then Cripps mission आया, Cripps mission also offered the same things, dominion status, council of ये constituent assembly and all those. And then finally 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान आया था, ठीक है। पहले क्रिप्स मिशन प्लान आया था, फिर उसके बाद कैबिनेट मिशन प्लान आया था। कैबिनेट मिशन प्लान पैट्रिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स एंड अलेक्जेंडर, ये तीनों जो है ब्रिटिश के कैबिनेट मिनिस्टर्स थे, दे हैड इंट्रोड्यूस्ड, राइट। सो इनके सारे पॉइंट्स कांग्रेस को मंजूर थे क्या? वर द पॉइंट्स ऑफ कैबिनेट मिशन प्लान एक्सेप्टेबल फॉर द कांग्रेस? नो, बट हाउएवर दे हैड टू साइन, उनको साइन करना पड़ गया था। हाँ, क्यों ऐसा? Because of the image that you can see, Muhammad Ali Jinnah, ठीक है, he is the father of Pakistan, he is Muhammad Ali Jinnah. He had made a plan with then Viceroy Wavell. वेवेल के साथ उन्होंने वो कर दिया था कि अगर इस बार कांग्रेस नहीं मानता है तो आप जो है हमें सत्ता दे दोगे, ठीक है। गुड इवनिंग आर्यांश, ठीक है। यस, बिकॉज ऑफ द मुस्लिम लीग्स लीडर दैट इज मोहम्मद अली जिन्ना, he had made a secret meeting with Wavell where he had convinced him that even if this time the Congress does not agree to the proposal, then the interim government मतलब देश को चलाने के लिए जो गवर्नमेंट बन रहा था उस टाइम पे, that government will be handed over to Muslim League, ठीक है। इसके वजह से जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू and all the other members of Congress had to sign this, ठीक है। Then finally the Constituent Assembly was created in which there were 389 members, ठीक है। And after the partition was declared between India and Pakistan, the Muslim League members and some of the princely states who joined with the Muslim League or who joined with the Pakistan, ठीक है, तो वो जो है वो लोग हट गए थे और finally 299 members were left. Then we saw that the formation date, ठीक है, the formation date of Constituent Assembly was 6 December 1946. First meeting was held on 9 December 1946. The first person to address the house was J.B. Kripalani sir, ठीक है। टेम्पररी प्रेसिडेंट, द सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज सचिदानंद सिन्हा, ठीक है। देन फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्शन से राजेंद्र प्रसाद, हु कंटिन्यूड, ठीक है, ही कंटिन्यूड एज द प्रेसिडेंट, ठीक है, ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड लेटर आल्सो ही बिकेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन थे? बी एन राव। देयर इज अ वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन आस्क्ड मेनी टाइम्स, बी एन राव वाला, ठीक है। देन कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड बाय ड्राफ्टिंग कमिटी विच वाज हेडेड बाय बी आर अम्बेडकर। तो चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी कौन थे? बी आर अम्बेडकर जी थे, ठीक है। देन हमने देखा था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज पास्ड। सो व्हाट इज ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन? कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा उसका मेन पर्पस क्या होना चाहिए, ठीक है। द इम्पोर्टेंट पर्पस और द इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल्स which were going to be governed, ठीक है, which were governing the constitution of India were given in the objective resolution. जैसे हम लोग कोई भी चीज करने से पहले उसको ऑब्जेक्टिव लिखते हैं ना, कि हमें ये काम क्यों करना है, क्या चाहिए हमें इससे, उसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव। सो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इज बेसिकली प्रेजेंटेड बाय जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। सो दिस प्रिंसिपल्स लेटर ऑन बिकेम द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। फिर 22 जनवरी 1947 objective resolution was adopted by whole of the constituent assembly and 22 July 1947 national flag was adopted, ठीक है। 22 July 1947, yesterday we studied this date, ठीक है, our national flag was adopted. Then Indian constitution के बारे में facts, it was under the leadership of B.R. Ambedkar that the constitution was drafted, ठीक है। it was the lengthiest or it is the अभी भी है, it is the lengthiest constitution of the world, ठीक है, जिसमें 448 आर्टिकल्स है आज के डेट में, उस टाइम पे 395 आर्टिकल्स थे। तो फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन है? हमारे बी आर अम्बेडकर जी, ठीक है। इनकी ड्राफ्टिंग कमिटी बनी थी 29 अगस्त 1947, ठीक है। नॉट वेरी इंपॉर्टेंट डेट, कभी वैसे नहीं आएगा। बी एन राव सर बहुत इंपॉर्टेंट है, जस्टिस बी एन राव, ही इज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर, ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। देन देयर इज द होल कमिटी, 8 लोग थे ना उस कमिटी में, ड्राफ्टिंग कमिटी में, इंक्लूडिंग बी आर अम्बेडकर सर, ठीक है।
Then provisions of Indian Constitution has been borrowed from Government of India Act, and apart from that 10 other countries of the world. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट अंग्रेजों का एक एक्ट था, ठीक है. दिस वाज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वाज पास्ड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट. फ्रॉम दैट आल्सो वी हैड बोरोड सम ऑफ द थिंग्स, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट 10 अदर कंट्रीज से हमने चीजें ली थी, ठीक है. तो फिर उनको अक्यूज किया गया था कि आपने यहाँ वहां से बोरो किया है. तो उन्होंने क्या कहा कि किसी भी कंट्री में ये कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने को लेकर कोई पेटेंट नहीं है, ठीक है. एंड इट इज नथिंग टू बी अशेम्ड ऑफ इन बोरोइंग. ही हैड गिवन दैट स्टेटमेंट ओवर देयर, ठीक है. देन आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट. व्हाई? बिकॉज इट कैन बी अमेंडेड, इट कैन बी अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम. तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट. अमेंडमेंट कौन से आर्टिकल से होता है? 368. ये हम लोग समय के साथ साथ याद करेंगे कौन कौन से आर्टिकल से क्या है. देन हाउ मेनी डेज इट टेक? कितने कितने समय लिया था इसको बनाने के लिए? 2 साल 11 महीने 18 दिन. दैट मीन्स 2 years 11 months and 18 days वर टेकन, ठीक है. दैट मीन्स 11 सेशंस वर टेकन, ठीक है. इन 11 सेशंस दे हैड कंप्लीटेड द ड्राफ्टिंग ऑफ द होल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है. फाइनली द कॉन्स्टिट्यूशन वाज रैटिफाइड. रैटिफाइड मतलब इट वाज अडॉप्टेड और अप्रूव्ड, ठीक है, ऑन 26 नवंबर 1949, ठीक है, बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है. देन दिस आर द प्रोविजंस व्हिच आर टेकन फ्रॉम अदर कंट्रीज. वी विल सी दिस टुडे. आज इसको पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है. इन फिलहाल थोड़ा आगे बढ़ते हैं. ऑन 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950 ऑल द मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली साइंड दिस, ठीक है. इन लोगों ने जो है कॉन्स्टिट्यूशन को साइन किया था, ठीक है. ऑन दिस डे टू मेजर थिंग्स हैपेंड. फर्स्ट, जनगण मन वाज अडॉप्टेड एज अ नेशनल एंथम, एंड वंदे मातरम वाज अडॉप्टेड एज अ नेशनल सॉन्ग. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है. ये जो है ये सीएपीएफ में, उसके बाद एफ कैट में, इन सब में डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, ठीक है. उसके बाद 26 जनवरी 1950, इस दिन तो हमारा रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया गया था पहला. तो कॉन्स्टिट्यूशन वाज फाइनली अडॉप्टेड एंड एनेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, एंड डज इंडिया बिकेम अ रिपब्लिक फ्रॉम बीइंग अ डोमिनियन. कल बताया था कि जब अंग्रेजों ने हमारा देश छोड़ा भी तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रेडी नहीं था. तो जब तक कॉन्स्टिट्यूशन रेडी नहीं था तो तब तक सत्ता अंग्रेजों के हाथ में ही था. वे स्टिल राइटिंग ऑल द फरमान्स इन द नेम ऑफ द किंग ऑफ ब्रिटेन. किंग ऑफ ब्रिटेन के नाम पे ही सारा का सारा लीगल डॉक्यूमेंट बन रहा था, ठीक है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मिलिट्री पावर्स एंड फॉरेन अफेयर्स वेर इन द हैंड्स ऑफ द ब्रिटिश, ठीक है. सो ऑन 26 जनवरी फ्रॉम डोमिनियन वी बिकेम अ रिपब्लिक, एंड दैट इज व्हाई दिस डे इज कॉल्ड एज द रिपब्लिक डे. And on the same day, 26 January 1950, Ashok's thumb was adopted as national emblem. This has been taken from Sarnath, Sarnath pillar of King Ashoka. King Ashoka के सारनाथ पिलर से ये लिया गया था, ठीक है. नाउ फैक्ट्स अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. इसके ऊपर जो कैलीग्राफी की गई थी ये प्रेम बिहारी नारायण ने की थी. प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, ठीक है. दिस इज द पर्सन हु हैड डन द कैलीग्राफी ऑन दैट, ठीक है. ओरिजिनल कॉपी जो है कॉन्स्टिट्यूशन की ये हिंदी और इंग्लिश में लिखी गई थी, जो आज के डेट में पार्लियामेंट में रखी गई, लाइब्रेरी ऑफ पार्लियामेंट में रखी गई है, ठीक है ना. सो ऐसा था कि पहले सिर्फ इंग्लिश वर्जन को ही हम लोग अपना ओरिजिनल वर्जन मानते थे, ठीक है. यस, 11 kg का. एंड 50th अमेंडमेंट एक्ट से हिंदी के वर्जन को भी हमने सेम लीगल स्टेटस दिया जो कि इंग्लिश वर्जन को दिया जाता था पहले. तो इन 1987 द हिंदी वर्जन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वाज आल्सो गिवन द सेम लीगल स्टेटस, ठीक है, एज दैट ऑफ द इंग्लिश वर्जन, ठीक है. सो in total 254 various nibs were used to write the original constitution of India, ठीक है. दिस इज द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है. इसको जो है अभी कौन से गैस में रखा गया? विच गैस हैज बीन यूज्ड? हीलियम, हीलियम गैस. यस, वेरी गुड, ठीक है. देन द नेशनल सिंबल्स. सो yesterday we stopped over here, we'll continue from here, ठीक है. So the people who are there in CDS, I would like you also to communicate, ठीक है. That is how the class becomes interesting, ठीक है ना. So these are the old student who are communicating with me currently, so I would like you also to communicate with us. That is how the class becomes interesting and you will also enjoy. ऐसे सिर्फ सुनते रहोगे तो बोर हो जाओगे एक पॉइंट पे, ठीक है जी. सीडीएस वाले सिर्फ 1 लिख दो एक बार पहले. सीडीएस, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, वेरी गुड, ओके वेरी गुड. चलो
समझ में आ गया, जाग गए हो? ठीक है, सो नाउ यहां तक किसी को कोई डाउट है? सो फॉर एनी डाउट एनीवन? ग्रेट। सो नाउ दिस क्लास इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग टुडे। बहुत सारी चीजें पढ़नी है हमें, ठीक है। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे नेशनल सिंबल से, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द नेशनल सिंबल्स। सो नेशनल सिंबल में सबसे पहला हमारा नेशनल सिंबल है नेशनल फ्लैग, ठीक है। तो इंडियन नेशनल फ्लैग वाज अडॉप्टेड ऑन 22nd July 1947 एज वी जस्ट मेंशन्ड सम टाइम बैक, ठीक है। सो अडॉप्टेड ऑन 22nd July 1947। इसका जो डिजाइन था ये पिंगोली वेंकैया ने बनाया था, ठीक है, पिंगोली वेंकैया ने, ठीक है। तो इन्होंने सिर्फ 3 स्ट्रिप्स दिए थे, सैफरन, व्हाइट एंड ग्रीन वाला। इसके अंदर जो अशोक चक्र है ये बी आर अम्बेडकर जी ने सजेस्ट किया था लगाने के लिए, ठीक है। सो जो फर्स्ट ट्राई कलर है, नाउ नाउ फ्रॉम हियर इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहां से ध्यान से सुनना, ठीक है। सो फ्लैग को लेकर हमारे लिए 4 इंपॉर्टेंट घटनाएं याद रखनी है, ठीक है। सो फ्लैग जो है हमारा इंडियन नेशनल फ्लैग, सो रिवॉल्विंग इट वी नीड टू रिमेंबर 4 इंसिडेंट्स, ठीक है। तो मैं आपको सीक्वेंशियली बताता हूँ क्या क्या इंसिडेंट्स हमें याद रखना है। तो फर्स्ट इंसिडेंट, ठीक है, दिस टुक प्लेस ऑन अगस्त 7, 1906। फर्स्ट इंसिडेंट अगस्त 7, 1906, ठीक है। इस टाइम पे कैलकाटा में स्पेसिफिकली ग्रीन पार्क में पहली बार अनऑफिशियल फ्लैग ऑफ इंडिया लहराया गया था। उस टाइम पे उसी को हम लोग अपना ऑफिशियल मानते थे, बट अभी तक वो ट्राई कलर नहीं आया, ठीक है। तो 7th of August 1906 in Calcutta at Green Park, the first unofficial flag of India was hoisted, which did not have the tricolor symbol. So क्या था वो? तो वो ऐसा दिखता था, ठीक है। बीच में जो है वंदे मातरम लिखा हुआ था, ऊपर जो है ऊपर ग्रीन कलर था जिसमें यू कैन सी 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 लोटस। तो ये जो लोटस है इट सिग्निफाइज द प्रोविंसेस ऑफ इंडिया। सो यस्टरडे आई वाज टॉकिंग अबाउट द प्रोविंसेस। उस टाइम पे महाराष्ट्र गुजरात ऐसे स्टेट्स नहीं थे, उस टाइम पे प्रोविंसेस थे छोटे छोटे इधर उधर के, ठीक है। तो टोटल 8 प्रोविंसेस थे। सो ये जो 8 प्रोविंस है ये वो सिग्निफाई करता है, ठीक है। सो ऐसे 3 कलर्स थे, रेड, येलो एंड ग्रीन, ठीक है। तो ये जो है 7 अगस्त 1906, ठीक है, ग्रीन पार्क कैलकाटा, यहाँ पे जो है इसको लहराया गया था। दिस वाज द फर्स्ट अनऑफिशियल फ्लैग ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये जो है उसमें वंदे मातरम फ्लैग बोलते थे इसको, इसको नेशनल फ्लैग भी नहीं वंदे मातरम फ्लैग बोलते थे, ठीक है। तो ये हो गया पहला इंसिडेंट, ठीक है। ये कहाँ पे? इंडिया में। इंडिया में किधर? वेस्ट बंगाल में, कैलकाटा में, ठीक है। अब इसके बाद इंडिया से बाहर, ठीक है, इंडिया से बाहर जर्मनी में स्टुअर्ट गार्ड में, ठीक है, देयर इज अ प्लेस कॉल्ड स्टुअर्ट गार्ड। 1907 में, वो 1906 था, ये 1907। सो फर्स्ट टाइम, ये भी वैसे ही एक फ्लैग है, देखो वंदे मातरम वाला, ठीक है। अगेन वही 3 कलर है, सिर्फ बीच का कलर जो है अभी सैफरन हो गया, उसमें जो है येलो था, इसमें सैफरन हो गया। सो मैडम बिकाजी कामा, ठीक है, ये जो लेडी है हु इज शी इज मैडम बिकाजी कामा। तो शी हैड होस्टेड द फर्स्ट अनऑफिशियल फ्लैग ऑफ इंडिया ऑन अ फॉरेन सॉइल, ठीक है, ऑन अ फॉरेन सॉइल, स्टुअर्ट गार्डन जर्मनी इन 1907, ठीक है। तो ये फ्रीडम स्ट्रगल के लिए उन्होंने सबको इकट्ठा करने के लिए ये स्पीच दिया था। दिस फ्लैग इज ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, behold it is born, it has been made sacred by the blood of young Indians who sacrificed their lives. I call upon you gentlemen to rise and salute this flag of Indian independence. In the name of this flag I appeal to the lovers of freedom all over the world to support this flag, ठीक है। So this was first hosted on 21st August 1907 in Stuttgart, जर्मनी। तो जर्मनी में ये जो है ये होस्ट किया गया था, किसने किया था? मैडम बिकाजी कामा ने, ठीक है। सो पहला फ्लैग किधर? पहला फ्लैग जो इंडियन सॉइल में, वो 7 अगस्त 1906 ग्रीन पार्क कैलकाटा में, ठीक है, ये वंदे मातरम फ्लैग था, ठीक है। जो बिकाजी कामा जी ने किया था वो भी वंदे मातरम वाला फ्लैग था, सिर्फ बीच का जो कलर है ये सैफरन हो गया, ठीक है। सो दिस वाज द फर्स्ट टाइम इट वाज होस्टेड ऑन अ फॉरेन सॉइल, ठीक है। अब उसके बाद वाला जो इंसिडेंट है वो हमने कल पढ़ा था, ठीक है। ये वो इंसिडेंट है जब जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है, व्हेन पंडित जवाहरलाल नेहरू होस्टेड अ ट्राई कलर फ्लैग। अब पहली बार ट्राई कलर फ्लैग आया, ठीक है, ट्राई कलर होस्टेड बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू ऑन द बैंक्स ऑफ रवि रिवर इन लाहौर। हमने कल लाहौर डिक्लेरेशन देखा था, ठीक है, 1929 में लाहौर डिक्लेरेशन देखा था कल हमने,
जब उन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग की थी, ठीक है, डोमिनियन स्टेटस को इनकार किया था और पूर्ण स्वराज की मांग की थी, और रवि रिवर के किनारे उन्होंने कहा था कि हम जो है अपना इंडिपेंडेंस मनाएंगे। ठीक है, सो फार सो गुड। ये हो गए 3 इंसिडेंट्स, ये 3 इंसिडेंट्स हो गए। ठीक है, अभी भी कोई भी एरिया क्या इंडिया का फ्री एरिया है? अभी जो 3 इंसिडेंट्स देखे, अभी कोई भी एरिया हमारा फ्री इंडिया है? नहीं है। ठीक है, अभी भी ये सारे एरिया या तो ब्रिटिश के अंडर में, या तो अभी हमने देखा एक फॉरेन लैंड में। ठीक है, स्टुअर्ट गार्ड वाज इन फॉरेन लैंड। नाउ सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, ही इज अ मैन ऑन मिशन। तो सुभाष चंद्र बोस जी ने फ्री इंडिया में पहली बार इंडिया का ट्राई कलर होस्ट किया था। अब इसके लिए पूरी कहानी समझनी पड़ेगी, वरना आप बोलोगे सर उस टाइम पे तो इंडिया फ्री नहीं हुआ। अब समझो इस कहानी को। ये इंडिया का मेन लैंड है, ठीक है, ये है इंडिया का ही एक पार्ट। कौन सा पार्ट है? विच पार्ट इज दिस जो नीचे बनाया? अंडमान निकोबार, यस, अंडमान निकोबार है। सो दिस टेरिटरी वाज आल्सो कॉन्कर्ड बाय ब्रिटिश, ये भी ब्रिटिश के अंडर में था। ठीक है, लेकिन व्हेन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वाज गोइंग ऑन, व्हेन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वाज गोइंग ऑन, दिस टेरिटरी वाज कैप्चर्ड बाय द जापानीज, ये जापान ने ले लिया था। जापान हैड कैप्चर्ड दिस टेरिटरी फ्रॉम ब्रिटिश, इसका मतलब ये ब्रिटिश का नहीं रहा, अब ये जापान का हो गया। ठीक है, अब जापान में उस टाइम पे रास बिहारी बोस गए थे, और जर्मन में उस टाइम पे सुभाष चंद्र बोस गए थे। सो रास बिहारी बोस इन जापान एंड सुभाष चंद्र बोस इन जर्मनी, ये दोनों ही ब्रिटिश, रशिया, चाइना और यूएसए, इन सबके दुश्मन थे। ठीक है, जापान जर्मनी एक तरफ था। ठीक है, दे वर द एक्सेस पावर। तो एक्सेस पावर में ये सारे जो कंट्रीज थे, ठीक है, जापान, जर्मनी, ये सब, सुभाष चंद्र बोस जी ने इन सबको सपोर्ट किया था। ठीक है, जापान को सपोर्ट किया था, जर्मन को सपोर्ट किया था, और बदले में उन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस के लिए इनसे सपोर्ट मांगा था। सो जापान इनसे काफी खुश हुए थे। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस वॉज अ वेरी गुड पर्सन, जो कि डिप्लोमेसी की बहुत अच्छा करते थे। वो जापान में जाते थे तो उनके हिसाब से बात करते थे, जर्मनी में जाते तो हिटलर से मिलते थे, उनके हिसाब से बात करते थे। तो ही न्यू कि कौन किस बात से कन्विंस होगा। सो जापान वॉज वेरी हैप्पी विद सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, तो उन्होंने सुभाष चंद्र बोस के इंडियन नेशनल आर्मी आईएनए, इसको जो है ट्रेनिंग दी थी। ठीक है, हथियार दिए थे। साथ ही साथ जापान ने अंडमान निकोबार आइलैंड को सुभाष चंद्र बोस को गिफ्ट कर दिया था। दे हैड गिफ्टेड द लैंड्स ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड टू सुभाष चंद्र बोस। सो इसका मतलब ये ब्रिटिश का था, जो कि जापान के हाथ गया, और वहां से सुभाष चंद्र बोस के हाथ में आया। तो इसका मतलब अब सुभाष चंद्र बोस के हाथ में आया, मतलब वो इंडिया के हाथ में ही आया ना एक तरीके से। समझ आ रही बात? यस। सो ऑन 30th December, so on 30th December 1943, on 30th December 1943, Subhash Chandra Bose first time hosted the tricolor on Indian soil, and he declared Andaman Nicobar to be the first place which was freed from the rule of British. ठीक है, so 1943 is the year, 30th December is the date. ठीक है, और उसमें भी 11 बजे, मतलब उनका इंडिपेंडेंस डे अलग होगा। मतलब वो उस जगह को उन्होंने, हाँ, टेक्निकली उस जगह को सुभाष चंद्र बोस ने इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया था। ठीक है, सो सुभाष चंद्र बोस डिक्लेयर्ड द प्लेस टू बी द फर्स्ट इंडियन प्लेस टू बी डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। On 30th December 1943, Subhash Chandra Bose hosted national flag for the first time at the Gymkhana ground. Presently उसको नेताजी स्टेडियम बोलते हैं, in Port Blair, Andaman Nicobar Island. तो पोर्ट ब्लेयर द फर्स्ट ट्राइकलर होस्टिंग ऑफ इंडिया टुक प्लेस इन 1943। ठीक है, कुछ दिन पहले वहां पे मोदी जी गए थे और वहां पे वो फोटो खिंचा कर आए थे। ठीक है, ही ऑल्सो अनाउंस द आइलैंड टू बी द फर्स्ट इंडियन टेरिटरी फ्रीड फ्रॉम द ब्रिटिश रूल। एंड उस टाइम पे अंडमान निकोबार का नाम उन्होंने दिया था शहीद एंड स्वराज। ठीक है, इस जगह का नाम उन्होंने क्या दिया था? शहीद एंड स्वराज। ठीक है, शहीद एंड स्वराज आइलैंड कहाँ था? सुभाष चंद्र बोस ने इस जगह को, ठीक है, जो लेटर ऑन फिर से वो अंडमान निकोबार बन गया। ठीक है, क्लियर है इस बात, इस चीज का? ठीक है, तो सुभाष चंद्र बोस यहाँ पे वो लहरा रहे हैं, ठीक है, इंडियन फ्लैग लहरा रहे हैं, वो फोटो है।
सो ये 4 इंसिडेंट्स आपको याद रखने हैं। और इसका करंट अफेयर्स, अभी ये करंटली न्यूज में था। सो करेंटली वहां पे अंडमान निकोबार में एक ट्राई सर्विस कमांड है। ठीक है, आर्मी नेवी एयरफोर्स तीनों का एक ट्राई सर्विस कमांड है। नॉर्मली जैसे पुणे में सदर्न कमांड है, ये सिर्फ आर्मी का है। ठीक है, गांधीनगर में जो है एयरफोर्स का कमांड है, बैंगलोर में एयरफोर्स का है। तो ऐसे ही सिर्फ अलग अलग जगह पे अलग अलग कमांड्स अलग अलग है, जैसे आर्मी का, नेवी का, एयरफोर्स का। बट अंडमान निकोबार में एक ट्राई सर्विस कमांड है जिसमें तीनों है, आर्मी नेवी एयरफोर्स तीनों। तो वहां के जो अभी कमांडिंग ऑफिसर इन चीफ है, सी इन सी। ठीक है, सी इन सी मतलब कमांडिंग ऑफिसर इन चीफ। ठीक है, वो है लेफ्टिनेंट जनरल अजय सिंह। तो उन्होंने वहां पे संकल्प स्मारक बनाया था। ठीक है, संकल्प स्मारक का उद्घाटन किया था पोर्ट ब्लेयर में ऑन 30 दिसंबर 2021 ऑन कंप्लीशन ऑफ 78 ईयर्स। 78 ईयर्स पूरे हुए 2021 में इस इंसिडेंट को हुए, जहां पे सुभाष चंद्र बोस जी ने सबसे पहले वहां पे इंडियन नेशनल फ्लैग लहराया था। ठीक है, तो ये करंट अफेयर्स में, दैट इज व्हाई दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट टू बी नोटेड। क्लियर है यहाँ तक? एनी डाउट? ओके, तो ये सब मैंने बता दिया आपको, सारी कहानी कवर हो गई। ठीक है, तो मैडम बीकाजी कामा होस्टेड द इंडियन नेशनल फ्लैग फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन अ फॉरेन सॉइल। कहाँ पे? स्टुअर्ट गार्ड में। ठीक है, इंडिया में सबसे पहली बार कहाँ हुआ था? 1906 में ग्रीन पार्क में, कैलकाटा में। ठीक है, उसके बाद 26 जनवरी वाला इंसिडेंट 1930 रवि रिवर के किनारे वो होस्ट किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। ठीक है, और ये 1943 वाला अभी हमने देख लिया। नेक्स्ट नेशनल सिंबल इज नेशनल एंथम। क्या है ये? जनगण मन। कब अडॉप्ट किया गया था? 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड। ये पहली बार कब गाया गया था? फर्स्ट टाइम इट वाज सung एट द इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन, कैलकाटा सेशन ऑफ 1906। 1906 के कैलकाटा, 1911 होगा, सॉरी ये गलत लिख दिया है, 1911। ठीक है, दिस विल बी 1911। सो आईएनसी कैलकाटा सेशन 1911 में इट वाज sung फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, एंड इट वाज रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर का गाया मतलब लिखा हुआ जनगण मन 24 जनवरी 1950 ये डेट पे जो है अडॉप्ट किया गया था। एंड इट वाज sung फॉर द फर्स्ट टाइम इन कैलकाटा सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1911। ठीक है, इन 1911 इट वाज sung फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, उसके बाद नेशनल सॉन्ग इज वंदे मातरम। ठीक है, वंदे मातरम नेशनल सॉन्ग अडॉप्टेड ऑन 24 जनवरी 1950। adopted on 24 January 1950, मतलब सेम डेट एज दैट ऑफ नेशनल एंथम। ठीक है, इट वाज आल्सो sung फॉर द फर्स्ट टाइम इन कैलकाटा सेशन, बट वेयर इन विच डेट? 1896। ठीक है, इसका ईयर क्या है? इसका है 1911 और इसका ईयर है 1896। ये दोनों ईयर्स याद रखना, पहली बार कब गाया गया था। ये कहाँ इंपॉर्टेंट है? ये जनरली आपको एफ कैट टाइप के एग्जाम में आएगा, एफ कैट में आएगा, आई नीट में आएगा। ठीक है, तो एफ कैट, आई नीट ऐसे जो सर्विस एग्जाम्स है, ठीक है, एमएनएस हो गया, ये आर्मी कंडक्ट करता है, एफ कैट एयरफोर्स करता है। ठीक है ना, आई नीट जो है नेवी करता है। ऐसे टाइप के एग्जाम्स में ये टाइप के जीके आते हैं। ठीक है, फैक्चुअल टाइप के। हु हैड रिटन द नेशनल सॉन्ग? बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, बीकेसी नहीं, बीसीसी। ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी, ही हैड रिटन द नेशनल सॉन्ग। ठीक है, इट वाज टेकन फ्रॉम अ नॉवल कॉल्ड एज आनंद मठ। ये आनंद मठ जो नॉवल है, ये बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। ठीक है, तो ये जो है, ये आनंद मठ नॉवल से लिया गया है। ठीक है, ये आनंद मठ नॉवल कौन से चीज से रिलेटेड है? ये सन्यासी रिवॉल्ट से रिलेटेड है। तो सन्यासी रिवॉल्ट हम लोग हिस्ट्री में पढ़ेंगे आगे। ठीक है, फिलहाल के लिए सिर्फ इतना फैक्ट याद रखो कि ये सन्यासी रिवॉल्ट से है। सन्यासी रिवॉल्ट विल स्टडी। ठीक है, 1857 से पहले कुछ रिवॉल्ट्स हुए थे इंडिया में, उसमें से सबसे पहला रिवॉल्ट सन्यासी रिवॉल्ट था। इसके ऊपर बंकिम चंद्र चटर्जी ने एक नॉवल लिखी थी जिसका नाम है आनंद मठ। उसमें जो है ये वंदे मातरम के नारे लगे थे। तो वंदे मातरम हैज बीन टेकन फ्रॉम देयर। ठीक है, सो ये फैक्ट याद रखना, ये सन्यासी रिवॉल्ट में क्या हुआ था, विल स्टडी इन हिस्ट्री। ठीक है, नेक्स्ट इज नेशनल ये एम्बलम। ठीक है, ये जो नेशनल एम्बलम है, ये अशोक स्तंभ है। सो इट वाज टेकन फ्रॉम किंग अशोक पिलर ऑफ सारनाथ। सारनाथ के अशोक पिलर से लिया गया है। इसके ऊपर क्या मैसेज लिखा रहता है? सत्यमेव जयते। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस सत्यमेव जयते? ट्रुथ ऑलवेज ट्रम्प्स।
ठीक है, ट्रुथ ऑलवेज ट्रम्प्स, सत्य की हमेशा विजयी हो, दिस इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड सत्यमेव, और द मैसेज सत्यमेव जयते। ये जो मैसेज है ये कहाँ से लिया गया है, ये एक उपनिषद से लिया गया है, इसको बोलते हैं मुंडका उपनिषद। अगेन दिस क्वेश्चन हैज ऑलरेडी बीन आस्क्ड इन एफकैट, ठीक है, ये एफकैट में ऑलरेडी आ रखा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, मुंडका उपनिषद से लिया गया है, और ये सीडीएस और एफकैट में, ये सीडीएस और एनडीए में भी आ सकता है, सो दैट इज व्हाई यू नीड टू रिमेंबर, ठीक है। बाकी सारे जो ऑफिशियल सिंबल्स है, जैसे नेशनल फ्लैग, ये नेशनल फ्लैग हो गया, एम्बलम हो गया, एनिमल हो गया टाइगर, पिकॉक हो गया बर्ड, ठीक है, लोटस हो गया, उसके बाद आम हो गया, सो दिस आर सम सिंबल्स जो कि छोटे बच्चों को आता है, ठीक है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, फॉर आवर एग्जाम, ठीक है। नाउ फ्रॉम हियर द एक्चुअल पॉलिटी विल स्टार्ट, आज से हम लोग एक्चुअल में पॉलिटी को स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। सो विल स्टार्ट विथ, अभी कॉन्स्टिट्यूशन का हमने पूरा बैकग्राउंड देख लिया, क्या है कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें कितने आर्टिकल्स है ना, स्टार्टिंग में थे 395, अभी है 448, स्टार्टिंग में थे 8 शेड्यूल्स, आज है 12, स्टार्टिंग में थे 22 पार्ट्स, आज है 25 पार्ट्स, ठीक है। सो ये सारे बेसिक्स थे। अभी कॉन्स्टिट्यूशन के सामने इट इज जस्ट लाइक जैसे मूवी के पहले ट्रेलर होता है, वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर झांकने से पहले इसका जो ट्रेलर है वो है इसका प्रियम्बल, ठीक है। सो बिफोर गेटिंग इनटू द डेप्थ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वी नीड टू नो द प्रियम्बल, विच इज लाइक द शॉर्टर वर्जन ऑफ द होल कॉन्स्टिट्यूशन। ये उसका जो है सार है, सार का मतलब काइंड ऑफ समरी, ठीक है, दिस इज काइंड ऑफ अ समरी। So we the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist secular democratic republic, कितने वर्ड्स है, 5, हर एक का मीनिंग पता होना चाहिए। सॉवरेन का मतलब होता है कि वी आर अंडर नो इन्फ्लुएंस ऑफ एनी अदर कंट्री, वी आर अ सॉवरेन कंट्री हु कैन मेक इट्स डिसीजन ऑन इट्स ओन, ठीक है। जो एक कंट्री ऐसा होगा जो अपने डिसीजंस खुद ले पाएगा, किसी के दबाव में आके नहीं लेगा, उसको बोलते हैं सॉवरेन। सो एज सून एज वी गॉट आवर इंडिपेंडेंस वी कंसिडर आवरसेल्व्स टू बी सॉवरेन, नॉट अंडर एनीवन्स रूल। सोशलिस्ट, तो हमारे पास कुछ सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स है, जैसे कि वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन जो है अनइवन नहीं होना चाहिए, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ शुड नॉट बी इन द हैंड्स ऑफ ओनली अ फ्यू पीपल, इट शुड बी इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, अपॉर्चुनिटी फॉर जॉब शुड बी गिवन टू एवरीवन। तो ये सारे कुछ है सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स। विल बी डिस्कसिंग सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स ऑन लार्ज स्केल व्हेन वी स्टडी अबाउट डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी जब हम पढ़ेंगे, सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स को थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए ये मानो सोशलिज्म जो है ये रशिया से आया, ठीक है, रशिया में सोशलिज्म था, वहां से हमने सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स बोरो किए। सेक्युलर, सेक्युलर का मतलब होता है कि इंडिया में कोई एक स्टेट रिलीजन नहीं है, ठीक है, इंडिया का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, ठीक है, हमारे पास सारे के सारे धर्म हैं, ठीक है, हिंदू भी है, मुसलमान भी है, क्रिश्चियंस भी है, वी आर हैविंग ऑल काइंड ऑफ रिलीजन्स हियर, ठीक है। सो वी कंसिडर आवरसेल्फ टू बी सेक्युलर हु इज नॉट हैविंग एनी ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द कंट्री, ये सॉरी ऑफिशियल रिलीजियन ऑफ द कंट्री, लैंग्वेज है, ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज है, ऑफिशियल रिलीजियन नहीं, ठीक है, वी डू नॉट हैव एनी ऑफिशियल रिलीजियन, ठीक है। व्हाट वी हैव ऑफिशियल लैंग्वेज, रिलीजियन सारे के सारे हमारे पास है, ठीक है। तो हम लोग बिलीव करते हैं सर्वधर्म संभव, सर्वधर्म संभव मतलब हमारे देश में सारे धर्म को इक्वल स्टेटस दिया जाएगा, कोई भी ऑफिशियल नहीं है, ठीक है। यू आर फ्री टू प्रैक्टिस एनी रिलीजन, और इफ यू फील कि यू आर एन एथिस्ट तो भी कोई आपको नहीं मारेगा, ठीक है। अगर आप भगवान में बिलीव नहीं करते, रिलीजन में ही बिलीव नहीं करते, दैट इज ऑल्सो फाइन विद अस, ठीक है, तो वो भी चलेगा, ठीक है। सो ऑफिशियल लैंग्वेज, मैंने कहा कि इंडिया के पास ऑफिशियल लैंग्वेज है, सो कितने ऑफिशियल लैंग्वेज है इंडिया के, हाउ मेनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस आर देयर, 22, ठीक है, दिस कम्स इन 8th शेड्यूल, ठीक है, ये शेड्यूल नंबर 8 में आता है, वेयर वी हैव 22 लैंग्वेजेस, ठीक है। क्या इसमें इंग्लिश आता है, इसमें इंग्लिश नहीं आता, ठीक है। सो इंग्लिश इज नॉट देयर एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। क्या इसमें हिंदी आता है, यस, इसमें हिंदी आता है, यस, इसमें हिंदी आता है, जो कि देवागिरी स्क्रिप्ट में होता है, ठीक है, विच वी राइट, जैसे अ आई हम लोग लिखते हैं ना, द स्क्रिप्ट इज कॉल्ड एज देवागिरी स्क्रिप्ट, ठीक है। क्या इसमें राजस्थानी आता है, राजस्थानी भाषा भी नहीं आती है। तो राजस्थानी भाषा क्यों नहीं आती, जैसे हिंदी लैंग्वेज का एक स्क्रिप्ट है ना अपना, वैसे ही राजस्थानी भाषा का कोई स्क्रिप्ट नहीं है, ठीक है, देयर इज नो लिपि और देयर इज नो स्क्रिप्ट, ठीक है, बिकॉज उनकी कोई स्क्रिप्ट नहीं है,
इसीलिए वो हमारे ऑफिशियल लैंग्वेजेस में नहीं आता। ठीक है, तो अब टोटल ऑफिशियल लैंग्वेज कितने हैं? 22। अब क्या सारे 22 लैंग्वेज में हम कम्युनिकेट करेंगे सबसे? आर वी गोइंग टू कम्युनिकेट विद ऑल द पीपल विद 22 लैंग्वेजेस? अगर सेंटर को किसी स्टेट को कोई इंस्ट्रक्शन देना हो तो क्या वो 22 लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके देगा? नहीं देगा ना। सो इसके लिए फॉर दैट पर्पस वी रिक्वायर वन लैंग्वेज। सो सेंटर का कम्युनिकेशन करने के लिए जो लैंग्वेज यूज होता है दैट इज हिंदी। ठीक है, सो द लैंग्वेज दैट सेंट्रल गवर्नमेंट यूज टू कम्युनिकेट विद अ स्टेट, ठीक है, द फर्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज दैट वी यूज इज हिंदी। ठीक है, और इंग्लिश तो कोई ऑफिशियल लैंग्वेज भी नहीं है। ठीक है, लेकिन हिंदी क्या है कि हम लोग साउथ इंडियन स्टेट्स में यूज नहीं कर सकते। ठीक है, हिंदी की प्रॉब्लम क्या है कि वी कैन नॉट यूज हिंदी इन साउथ इंडियन स्टेट्स। सो हिंदी बेल्ट में जिनको हिंदी समझ में आती है उनको सेंट्रल गवर्नमेंट उन स्टेट्स को हिंदी में ही सारे इंस्ट्रक्शंस भेजता है। ठीक है, बट फॉर द साउथ इंडियन स्टेट्स जिनमें हिंदी उतना प्रचलित नहीं है, फॉर दैट वी यूज इंग्लिश, बट इंग्लिश इज नॉट एन ऑफिशियल लैंग्वेज, हाउएवर इट इज अ एसोसिएट लैंग्वेज। इसको क्या मानते हैं हम? एसोसिएट लैंग्वेज मानते हैं। समझ आ रही बात? ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज कोर्ट लैंग्वेज ऑल्सो। ठीक है, इसको कोर्ट लैंग्वेज कहते हैं। सो उसमें हमारा फर्स्ट लैंग्वेज जो है हिंदी है, और सेकंड लैंग्वेज और एसोसिएट लैंग्वेज इंग्लिश है। ठीक है, अब आप कोई भी नोट उठाकर देख लो, जैसे 10 रुपए का नोट, 100 रुपए का नोट, ऑन वन साइड यू विल सी स्माइलिंग फेस ऑफ महात्मा गांधी जी, एंड ऑन अदर साइड यू विल सी जो भी आपका नोट है, 10 रुपए का, 20 रुपए का, जो भी है, वो वहां पे 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस में लिखे होते हैं। हैव यू सीन दिस? यस, ओके, ग्रेट। ठीक है, सो वी आर टॉकिंग अबाउट सेक्युलर। ठीक है, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर। डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक मतलब रूल ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। ठीक है, सो डेमोक्रेसी का मतलब होता है जहां पे रूल लोग करेंगे। अब सारे के सारे इंडियंस 130 करोड़ इंडियंस आकर रूल कर सकते हैं क्या? नहीं। सो हाउ आर वी गोइंग टू रूल? वी आर गोइंग टू रूल थ्रू आवर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। हमारे बिहाफ पे लोकसभा में जो लोग बैठेंगे वो हम ही से तो चुनकर जाएंगे। सो बेसिकली उनको हम ही ने नॉमिनेट करके, मतलब इलेक्ट करके भेजा हुआ है। सो दैट इज हाउ वी आर रनिंग आवर डेमोक्रेटिक कंट्री। ठीक है, बाय सिलेक्टिंग आवर रिप्रेजेंटेटिव्स। सो रूल ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, एंड बाय द पीपल, थ्रू इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द कंट्री। ठीक है, सो ये जो स्टेटमेंट मैंने बोला, ठीक है, कि ये जो रूल ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल है डेमोक्रेसी के लिए, ये जो रूल ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल है, ये किसने दिया था? हु हैड गिवन द स्टेटमेंट फॉर डेमोक्रेसी? हु हैड गिवन द स्टेटमेंट? ये इस बार का क्वेश्चन था एनडीए का। ठीक है, दिस वाज गिवन बाय अब्राहम लिंकन, द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। ये अब्राहम लिंकन ने स्टेटमेंट दिया था। ठीक है, रूल ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, एंड बाय द पीपल, गिवन बाय एक्स यूएस प्रेसिडेंट। ठीक है, दिस वाज आस्क्ड दिस टाइम इन एनडीए 1 2022। सो इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए इसको। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट, रिपब्लिक। रिपब्लिक का मीनिंग कल ही बताया था मैंने। इंडिया बिकेम अ रिपब्लिक, सो व्हाट डू यू मीन बाय रिपब्लिक? where the head of the state is elected and not nominated, or not coming from any dynasty. ठीक है, where the head of the state is elected and does not come by dynasty rule or heredity rule. ठीक है, then justice, liberty, equality, fraternity. ठीक है, justice वो कैसा justice? social, economic and political. लिबर्टी कैसा? लिबर्टी, लिबर्टी का मतलब होता है फ्रीडम, एक तरीके से फ्रीडम बोल सकते हो। तो फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। ठीक है, इक्वालिटी कैसी? इक्वालिटी, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड
अपॉर्चुनिटी टू प्रमोट अमॉन्ग देम ऑल, मतलब अपॉर्चुनिटी लाइक एजुकेशन में अपॉर्चुनिटी मिलना, ठीक है, जॉब में अपॉर्चुनिटी मिलना, इन सब में इक्वालिटी, ठीक है। देन फ्रेटर्निटी, व्हाट डू मीन बाय फ्रेटर्निटी? फ्रेटर्निटी मतलब ओन स्वीट व्हील, ठीक है, हमारी जो खुद की स्वयं की इच्छा है, जैसे नमक स्वाद अनुसार, वैसे ही आप कार्य करो अपने जिंदगी में स्वाद अनुसार, दैट इज कॉल्ड एज फ्रेटर्निटी। कोई आपसे नहीं छीन सकता। इसका आर्टिकल भी है, आर्टिकल नंबर 21, ठीक है। यू कैन लिव विथ योर ओन डिग्निटी एंड नो वन कैन डू एनीथिंग विद, नो वन कैन डू एनीथिंग टू यू विदाउट योर परमिशन, ठीक है। इसी में आपका प्राइवेसी भी आता है, ठीक है, यू ऑल्सो हैव द राइट टू प्राइवेसी, ठीक है। अगर आप बैठे हो और आपके घर में कोई गेस्ट आता है और आपका कजन भाई, छोटा भाई या छोटी बहन आपके फोन में झांक कर देखता है, तो उसको आर्टिकल 21 सुना देना, ठीक है, कि प्रियम्बल में फेटर्निटी दिया हुआ है, जिसमें अश्योरिंग डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन लिखा है। सो ये जो डिग्निटी है, ये जो फेटर्निटी है, इट अश्योर्स योर प्राइवेसी ऑल्सो, ठीक है। सो उसको सुना देना। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड। सर के साथ बहुत हुआ है, अरे होता ही है, आपके साथ नहीं हुआ क्या? फिर मम्मी उनका आर्टिकल बताएगी। ओके, अब इसमें ओरिजिनली कुछ वर्ड्स नहीं थे, सम वर्ड्स वेर नॉट देयर ओरिजिनल इन द प्रियम्बल, ठीक है। कौन कौन से वर्ड्स बाद में डाले गए हैं? एक है सोशलिस्ट, एक है सेक्युलर, और एक है इंटीग्रिटी। ये तीन शब्द जो है, दे वर नॉट देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन और इन द प्रियम्बल इनिशियली। ये जो है, ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट से बाद में डाला गया है। इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। ये इससे पहले तक एग्जिस्ट नहीं करते थे। कौन से वो तीन वर्ड्स? सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। These three words did not actually were there in the original constitution, original preamble of the country, ठीक है। They were added by the 42nd Amendment Act 1976, ठीक है, क्लियर है ये? So on this Constituent Assembly on this 26th day of November 1945, we hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. So this we have already discussed. So अभी यहाँ पे देखो, initially the words socialist, secular, integrity were not there in the preamble. It was inserted by the 42nd Amendment 1976. Preamble to the Constitution was borrowed from USA. किससे लिया ये हमने? यूएसए से लिया। उन्होंने सबसे पहले अपने कॉन्स्टिट्यूशन के लिए प्रियम्बल बनाया था, हमने उनसे बोरो किया। देन द वर्ड्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये जो है ये हमने फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से लिया, ठीक है। आइडियाज ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी हैज बीन टेकन फ्रॉम फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। वी हैव टेकन दिस फ्रॉम फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब ये सवाल उठाता है एक बार कि प्रियम्बल को हमें कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट मानना चाहिए कि नहीं? Should we consider the preamble to be part of our constitution or not? So इससे रिलेटेड तीन केस हुए थे सुप्रीम कोर्ट में। सबसे पहला केस हुआ था बेरूबरी केस, ठीक है। ये बेरूबरी केस में बेसिकली क्या प्रॉब्लम था कि कुछ गांव थे जो कि जब इंडिया का पार्टीशन हुआ, तो मान लो ये गांव है, उसमें ये एक घर है, ठीक है। अब जब इंडिया का पार्टीशन हुआ, इंडिया और पाकिस्तान में, तो लाइन इनके घर के बीच में से गई। ये केस की नेमिंग कैसी होती है? ये केस की नेमिंग ऐसी होती है कि अब देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नाम की कोई चीज नहीं है, ठीक है। देयर इज नथिंग मेंशन्ड एज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो हम लोग इंडिया को क्या बोलते हैं? यूनियन ऑफ स्टेट्स बोलते हैं, ठीक है। वी कॉल इट यूनियन ऑफ स्टेट्स, ठीक है। सो यूनियन ऑफ स्टेट्स के ऊपर जब भी कोई केस होगा, ठीक है, तो वो केस जो करने वाला है उसका नाम होगा, ठीक है। या तो उस इंसान का नाम होगा, या तो जिस वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर या यूनियन ऑफ स्टेट्स के ऊपर केस किया गया है, उसका नाम होगा। सो बेरूबरी इज अ प्लेस, ठीक है। बेरूबरी इज अ प्लेस विच यूज्ड टू बी इन वेस्ट बंगाल, ठीक है। बेरूबरी वाज अ प्लेस विच यूज्ड टू बी इन वेस्ट बंगाल। ये बेरूबरी में क्या हुआ? बेरूबरी में जब पार्टीशन हुआ था, तो कोई घर, कोई खेत, ये ऐसा था कि ये घर के बीच में से पार्टीशन लाइन गुजर रही थी, ठीक है। द पार्टीशन वाज गोइंग लाइक दिस। अब या तो इधर दे दो या उधर दे दो। तो ऐसे बहुत सारे, एक घर नहीं है ना, एक पुलिस स्टेशन था, एक सरकारी ऑफिस था, एक खेत था, ऐसे बहुत सारे थे। अब या तो वो इधर जाएगा या तो उधर जाएगा, ठीक है। सो एक अग्रीमेंट हुई थी जवाहरलाल नेहरू
और उस टाइम पे जो प्रेसिडेंट थे पाकिस्तान के, उनका नाम था नून। ठीक है, तो इस अग्रीमेंट को बोलते हैं नेहरू नून अग्रीमेंट। तो नेहरू नून अग्रीमेंट के तहत सम पोर्शन ऑफ द लैंड वेयर टू बी गिवन टू पाकिस्तान, ये ऐसा जवाहरलाल नेहरू जी ने साइन करके दिया था। 1960 तक भी ये हुआ नहीं। ठीक है, नेहरू जी ने कहा था 58 में, बट ये हुआ नहीं था। तो ये केस चला गया था सुप्रीम कोर्ट में। तो केस क्या था इज नॉट इम्पोर्टेंट। उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि प्रियम्बल बहुत अच्छा लगता है सुनने में, देखने में, सब कुछ ठीक है, लेकिन वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। सो यू कैनॉट क्लेम समथिंग टेकिंग फ्रॉम द प्रियम्बल कि ये तो प्रियम्बल में था, ये हमारे साथ क्यों नहीं हो रहा है। वाई आर यू नॉट गिविंग दिस, दिस इज रिटन इन द प्रियम्बल। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बेटा वो प्रियम्बल जो है ना, वो सुप्रीम कोर्ट ये क्या बोलते कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। ऐसा रूलिंग बेरूबरी केस के टाइम पे सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। ठीक है, ये ट्रेलर, ये सीन तो ट्रेलर में था, अभी नहीं है। तो ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने उस टाइम पे कहा था 1960 में। लेकिन उसके बाद एक बहुत फेमस केशवानंद भारती केस होता है। केशवानंद भारती केस के टाइम पे सुप्रीम कोर्ट ने अपना अर्लियर ओपिनियन चेंज कर दिया और कहा कि प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। ठीक है, तो प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। जो ट्रेलर है, वो ट्रेलर मूवी में भी दिखता है ना कहीं ना कहीं। तो उसी तरह यहाँ पे जो आइडियाज है, वो आइडियाज कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन का भी पार्ट है। सो व्हाई कैन वी नॉट कंसिडर इट टू बी अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने 1973 में ये कहा कि प्रियम्बल इज कंसिडर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। लेटर ऑन एक LIC का भी केस हुआ था, LIC वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया और यूनियन ऑफ स्टेट। उसमें दोबारा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रियम्बल इज अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हेंस यहाँ पे 2:1 को कंसिडर करेंगे। 2 बार ओपिनियन ये दिया कि प्रियम्बल पार्ट है, और 1 बार ओपिनियन ये दिया, वो भी रिजेक्ट कर दिया था उन्होंने ही, ठीक है, कि ये पार्ट नहीं है। तो हम लोग ये मानकर चलेंगे कि प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सुप्रीम कोर्ट खुद कंफ्यूज्ड है। ठीक है, पहले बोलता है नहीं है, फिर बोलता है। तो अभी क्या करना है कि सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट 2 बार क्या बोला कि वो पार्ट है, तो हम भी क्या मानेंगे अभी फिलहाल कि वो पार्ट है। अब उसके बाद कोई केस नहीं आया। तो इस केस में जब बोल दिया, हाँ, सुप्रीम कोर्ट भी पलटी खाती है। ठीक है, तो क्या ऐसा सुप्रीम कोर्ट के पास अधिकार है कि उसके प्रीवियस उसने कोई जजमेंट दिया हो और उसमें पलटी खा जाए? क्या इसका अधिकार है? यस, इसका अधिकार है। क्यों? क्यों है ये अधिकार उनको? क्योंकि ये जो किताब है ना, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये बोल नहीं सकता ना, इट कैनॉट स्पीक। सो उसमें जो भी चीज लिखी गई है, ठीक है, वो सुप्रीम कोर्ट है, नहीं वो सुप्रीम कोर्ट हु एस सी मतलब सुप्रीम कोर्ट है वो। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट जो है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया खुद नहीं बोल सकता, तो कोई इंसान चाहिए ना जो कि उसमें लिखी हुई बात का वो विश्लेषण देगा। समवन हु इज गोइंग टू एक्सप्लेन व्हाट इज रिटन देयर। ठीक है, सो हु इज द फाइनल अथॉरिटी हु कैन इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन? दैट इज सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट हैज बीन गिवन द एक्सक्लूसिव राइट्स कि यू कैन इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन द वे यू वांट। तो उन्होंने 1960 में ये इंटरप्रिटेशन दिया था कि प्रियम्बल पार्ट नहीं है, और उन्होंने अपना इंटरप्रिटेशन चेंज किया, और उनके ऊपर कोई अधिकार नहीं रखता, ठीक है, कि ये इंटरप्रेट करे। तो दैट इज वाई 73 में और 1995 में जब ये ओपिनियन दिया गया कि प्रियम्बल पार्ट होगा तो होगा। ठीक है, उसमें हम और आप कुछ नहीं कर सकते। क्लियर है ये बात? तो क्या ये केसेस याद रखने पड़ेंगे? कभी कभार आ जाता है। ये केशवानंद भारती वाला केस कई बार आया है। ठीक है, दिस हैज बीन आस्क्ड इन एग्जाम। अब ये इसीलिए भी आया है क्योंकि केशवानंद भारती जो है, ये 2020 में गुजर गए थे। ठीक है, ही डाइड इन 2020। सो दैट इज व्हाई दिस केस हैड बीन, मतलब ये जो केस से रिलेटेड क्वेश्चन, इट हैड बीन देयर इन 2021 के पेपर्स। 2021 के CDS में, NDA में, दोनों में जो है केशवानंद भारती से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। क्यों? क्योंकि करंट अफेयर्स था उस टाइम पे। ठीक है, अभी 2022 हो गया है, तो हो सकता है कि अब नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन पढ़कर रखेंगे। सो फार सो गुड। एनी डाउट्स? ओके, नेक्स्ट। नाउ प्रियम्बल हो गया। अब हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर घुस चुके हैं। प्रियम्बल में सबसे पहला पार्ट, नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में पहला पार्ट हमने प्रियम्बल देख लिया। अब नेक्स्ट इसके 3 चीजें हैं: शेड्यूल्स, पार्ट्स एंड आर्टिकल्स। सो आज हम लोग सारे शेड्यूल्स कर लेंगे। पार्ट्स 1 से लेकर 9 तक कर लेंगे।
और आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक कर लेंगे। दिस इज द मोटिव ऑफ द क्लास। आज हम लोग इतना करके जाएंगे। तो पहले हम लोग शेड्यूल्स देखते हैं। कितने शेड्यूल्स है आज के डेट में? 12 शेड्यूल्स है। ठीक है, वी आर हैविंग 12 शेड्यूल्स नाउ। सो हाउ टू रिमेंबर दिस 12 शेड्यूल्स? सो दिस 12 शेड्यूल्स वी कैन रिमेंबर बाय दिस निमोनिक। इस निमोनिक से हम जो है अपने 12 शेड्यूल्स को याद रख सकते हैं। टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, TEARS। ठीक है, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 ऑफ, और 2 हो गए 7। OLD, 7 और 3 10 और 2 12। ठीक है, सो टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम याद रखेंगे, जिससे हमें सारे शेड्यूल्स याद हो जाएंगे और उसमें लिखे हुए वो भी याद हो जाएंगे कि पहले शेड्यूल में क्या है, दूसरे में क्या है, तीसरे में क्या है। सो फर्स्ट शेड्यूल इज बेसिकली यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। ठीक है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, इसका मतलब क्या कि इंडिया में कितने स्टेट्स है, कितने यूनियन टेरिटरीज है, ये सब के बारे में। ठीक है, तो फर्स्ट शेड्यूल डील्स विद द यूनियन एंड टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक है ना, सो ये आ गया टेरिटरी। तो टीयर्स में टी जो है ये टेरिटरी दिखा रहा है। सेकेंड इज एन्योलमेंट्स एंड अलाउंसेस। ठीक है, इसमें जो हमारे सरकारी लोग हैं, जैसे प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, सुप्रीम कोर्ट के जज है, ठीक है, हाई कोर्ट के जजेस है, ठीक है, फिर अटॉर्नी जनरल है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है। ठीक है, ये सारे जितने भी सरकारी लोग हैं, ठीक है, बड़े बड़े पद पे, ठीक है, लोकसभा स्पीकर, राज्यसभा चेयरमैन, ऑल दिस पीपल सैलरीज विल कम इन द सेकेंड शेड्यूल। एन्योलमेंट्स एंड अलाउंसेस, एन्योलमेंट्स मतलब सैलरी। ठीक है, सो टी में ई क्या है? एन्योलमेंट्स। एन्योलमेंट्स मीन सैलरीज ऑफ दिस पीपल, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, लोकसभा स्पीकर, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, फिर ये सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट इज ओथ एंड अफर्मेशंस। ठीक है, TEA, ए मतलब ओथ एंड अफर्मेशंस। ठीक है, अफर्मेशंस ओथ्स ये एक ही बात है। ठीक है, ओथ्स एंड अफर्मेशन मतलब जैसे जब भी कोई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनता है तो उनको शपथ लेनी पड़ती है कि मैं सो एंड सो पर्सन, ठीक है, ईश्वर की शपथ खाकर कहता हूँ कि मैं जो है कॉन्स्टिट्यूशन की देखभाल करूंगा और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को मैं बरकरार रखूंगा। ये सारे जो ओथ्स ये लोग लेते हैं। वैसे ही सुप्रीम कोर्ट का जज जब सुप्रीम को ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनता है तो उस टाइम पे भी वो ओथ लेता है। ठीक है, वैसे ही हमारे जो लोकसभा राज्यसभा वाले MPs है, ये लोग भी ओथ लेते हैं। इन सबके ओथ्स एंड अफर्मेशंस थर्ड शेड्यूल में आते हैं कि इनको ओथ में क्या बोलना है। ठीक है ना, सो TEA। आर इज सीट्स ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा के सीट्स। आर मतलब राज्यसभा। तो राज्यसभा में जो सीट्स है ये हर स्टेट में अलग अलग होता है बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन ऑफ दैट स्टेट। ठीक है, तो सबसे कम पॉपुलेटेड स्टेट में एक सीट है, सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड स्टेट जो अपना उत्तर प्रदेश है वहां पे सबसे ज्यादा सीट है। तो इनके सीट्स अलग अलग होंगे। कौन से शेड्यूल में है? फोर्थ शेड्यूल में है। ठीक है, तो TEAR, आर एस राज्यसभा। ठीक है, कोई डाउट यहां तक? आर तक? ओके, नेक्स्ट इज S, TEARS। S is scheduled areas. Now what do you mean by scheduled areas? किसी एरिया को शेड्यूल्ड एरिया तब डिक्लेयर किया जाता है अगर वहां पे कोई ट्राइबल लोग रह रहे हो या तो वहां पे कोई वल्नरेबल टाइप के लोग रह रहे हो कि ये लोगों को अगर हमने देखभाल नहीं किया, इस एरिया की देखभाल नहीं की, तो हो सकता है कि ये ट्राइब या ये टाइप के लोग जो है गायब हो जाए। ठीक है, जैसे हमारे नॉर्थ ईस्टर्न साइड में जाएंगे, नॉर्थ ईस्टर्न साइड में एक बोडो ट्राइब है। ठीक है, आसाम को बिलोंग करते बोडो ट्राइब। ठीक है, गैरो ट्राइब, हशी टाइप, ठीक है, फिर जातिया ट्राइब, ये सारे जितने भी ट्राइब्स है ना, ये सारे ट्राइब्स को जो है हमें प्रोटेक्शन देने की जरूरत है। ठीक है, तो ये जिन एरियाज में रहते हैं उनको हम लोग शेड्यूल्ड एरियाज मार्क करते हैं। वी मार्क देम एज शेड्यूल्ड एरियाज। क्लियर ये चीज? क्लियर है ये चीज? एक सेकेंड। ओके, ठीक है, सो ये हो गया हमारा शेड्यूल्ड एरियाज। ठीक है, अब अदर शेड्यूल्ड एरियाज मतलब क्या? प्रोविजंस ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज में जो जो चीजें हैं वही सेम चीज है, लेकिन इसमें कुछ स्पेसिफिक स्टेट्स आते हैं अदर शेड्यूल्ड एरियाज में। ठीक है, कुछ स्पेसिफिक स्टेट्स आते हैं अदर शेड्यूल्ड एरियाज में जिसमें खासकर और ज्यादा ध्यान रखा जाता है। ये कौन से स्टेट्स है? इसको आप MMT पता है आप लोगों को? व्हाट इज MMT? व्हाट इज MMT? अरे यार, मेक माई ट्रिप ऐड नहीं देखते हो?
MMT से बुक किया तो टेंशन नहीं लिया, जो भी है। हाँ ठीक है, सो MMT के आगे सिर्फ ए लगा दो। ठीक है, सो ये जो 6 शेड्यूल्ड एरियाज है, 6 शेड्यूल्ड एरियाज, ये AMMT है। तो मैंने ऐसे याद रखा तो वही बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो MMT क्या है, मेक माई ट्रिप है ना। तो यहाँ पे वो MMT मतलब मेक माई ट्रिप नहीं है, यहाँ पे AMMT में A इज आसाम। ठीक है, फिर यहाँ पे 2 M है, एक है मेघालय, ठीक है, एक है मिजोरम। ठीक है, और ये T है त्रिपुरा। ठीक है, तो 6 शेड्यूल्ड एरियाज में ये 4 स्टेट्स आते हैं। ठीक है ना, तो ये 6 शेड्यूल्ड एरियाज के ये मिजोरम, त्रिपुरा, आसाम। यस, इसमें मणिपुर नहीं आता, इसका ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि आप देखो ये सारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स है ना, आसाम नॉर्थ ईस्ट में है। ठीक है, आसाम नॉर्थ ईस्ट में है। ठीक है, उसके बाद ये त्रिपुरा भी ये वहां पे है, मिजोरम भी उधर है, मेघालय भी उधर है। तो कंफ्यूजन ये रहता है कि इसमें M में कौन से होंगे वहां पे, क्योंकि मणिपुर भी आता है। तो मणिपुर, मिजोरम, मेघालय ये तीनों आते हैं, तो हमेशा याद रखना मनी नहीं है। ठीक है, हमारे MMT के वॉलेट में मनी नहीं है। ठीक है, देयर इज नो मनी इन MMT वॉलेट। ठीक है, तो इससे याद रह जाएगा। ईस्टर्न मोस्ट नहीं है MMT में, वो जैसे भी याद रखो, मैंने याद रखा था कि MMT में मनी नहीं है। हाँ, MMT वाले एरियाज जो है, AMMT वाले एरियाज में मनी नहीं है। ठीक है, क्लियर है ये, तो जैसे ही याद रखना है रखो। ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। ठीक है, दिस टाइम हमने जो ऑल इंडिया मॉक टेस्ट लिया था, उस मॉक टेस्ट का क्वेश्चन था ये। ठीक है, तो अदर शेड्यूल्ड एरियाज में कौन कौन से स्टेट्स आते हैं। क्लियर है यहाँ तक? ओके, तो कहां तक हो गया, टीयर्स ऑफ में O तक हो गया। इसके बाद F। ठीक है, दिस इज द 7th शेड्यूल। 7th शेड्यूल इज फेडरल प्रोविजंस, या तो फेडरल लिस्ट भी बोल सकते हो। 3 लिस्ट, 3 लिस्ट मतलब यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में वो प्रोविजंस आते हैं जिसके ऊपर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट फैसला करेगा। स्टेट लिस्ट में वो प्रोविजंस आते हैं जिसके ऊपर सिर्फ स्टेट फैसला करेगा। और कॉन्करेंट लिस्ट में वो प्रोविजंस आते हैं जिसके ऊपर दोनों कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ बच जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, अगर ये तीनों लिस्ट के अलावा भी कुछ बच जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, रेसिड्यूरी लिस्ट। यस, ये किसके हाथ में होता है, ये होता है यूनियन के हाथ में। ये हमने लिया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। कल मैं बात कर रहा था ना कि कुछ प्रोविजंस जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिए गए हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिए गए। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में ये प्रोविजन दिया गया था कि कोई भी रेसिड्यूरी पावर होगा वो वाइस रॉय के हाथ में होगा। तो अभी तो वाइस रॉय नहीं है। ठीक है, तो वाइस रॉय बेसिकली किसका पार्ट था, यूनियन का पार्ट था। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से हमने ये लिया कि रेसिड्यूरी पावर शुड गो टू द यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, सो ये 3 लिस्ट जो है फेडरल लिस्ट, ये हमारे 7 शेड्यूल में आ गए। ठीक है, देन अभी हमने 8 शेड्यूल लैंग्वेजेस की बात की थी जस्ट थोड़ी देर पहले। तो ऑफिशियल लैंग्वेजेस आ गया इधर 22 लैंग्वेज। सर SL में, स्टेट लिस्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट में डिसीजन लेगा ना। SL मतलब स्टेट है ना, स्टेट लिस्ट ही है। स्टेट लिस्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों लेगा, स्टेट गवर्नमेंट लेगा। जैसे महाराष्ट्र में अभी महाविकास अघाड़ी है, सो दे आर गोइंग टू डिसाइड कि यहाँ पे स्कूल कब खोलना है, यहाँ पे एग्जाम कब कंडक्ट करवाने हैं। ठीक है, सो दे आर गोइंग टू डिसाइड ऑन दैट। बट सिमिलरली एजुकेशन कम्स अंडर कॉन्करेंट लिस्ट, तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट भी फैसला कर सकता है। इसलिए CBSE के एग्जाम्स अलग टाइम पे हो रहे हैं और महाराष्ट्र गवर्नमेंट के एग्जाम्स अलग टाइम पे हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन जैसे हेल्थ है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज है, ये स्टेट लिस्ट में आता है। ठीक है, फिर पुलिस है, पुलिस स्टेट लिस्ट में आता है। तो मुंबई पुलिस कैन नॉट गो एंड डू देयर दादागिरी इन गोवा। ठीक है, मुंबई पुलिस कैन नॉट गो फ्रॉम महाराष्ट्र एंड डू देयर दादागिरी इन गोवा। ठीक है, इट कैन ओनली हैपन इन सिंगम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट इज लैंड रिफॉर्म्स। 9 शेड्यूल में आता है हमारा लैंड रिफॉर्म्स। सो लैंड रिफॉर्म्स जो है, लैंड रिफॉर्म्स में बेसिकली ये आता है कि कोई एरिया है, कोई लैंड है। ठीक है, वो लैंड के ऊपर अगर वो गवर्नमेंट का लैंड है तो उसके ऊपर क्या बनेगा, जैसे रिक्रिएशनल फैसिलिटीज बन सकते हैं, हॉस्पिटल्स बन सकते हैं, स्कूल बन सकता है। ये सारे जो प्रोविजंस है कि विच एरिया कैन बी टेकन अवे बाय द गवर्नमेंट।
ठीक है, कौन सी एरिया गवर्नमेंट छीन सकती है किसी से, ये सारे प्रोविजंस जो है ये 9 शेड्यूल में दिए गए हैं। क्या आपसे आपका घर छीना जा सकता है? आंसर इज यस। ठीक है, आंसर इज यस। इसका एक आर्टिकल है, आर्टिकल 31B। ठीक है, आर्टिकल 31B में आता है कि अगर आपका घर, गवर्नमेंट को लगता है कि वहां से रेलवे ट्रैक पास करना है या वहां से कोई रोड वाइडनिंग करनी है, तो आपका घर छीना जा सकता है। ये हमारे आर्टिकल 31B में लिखा हुआ है, और इसके प्रोविजन ये 9th शेड्यूल में डाला हुआ है। ठीक है, तो ऐसे कैसे सर, हमारा क्या होगा फिर? आपको गवर्नमेंट जो है मार्केट रेट पे पैसे दे देगा उसके। ठीक है, लेकिन ऐसा है कि वो मार्केट रेट एक्चुअल में मार्केट रेट नहीं होता। अगर मार्केट रेट की आपकी वैल्यू है मान लो 50 लाख, तो गवर्नमेंट के बुक्स में उसकी वैल्यू होगी 15 लाख। तो बोले हमने तो दिया, हमारी लिस्ट में तो 15 लाख की वैल्यू है, तो हमने उतना लाख दे दिया आपको। ऐसा है। ठीक है, इसीलिए जब भी गवर्नमेंट कोई ऐसा लैंड छीनता है तो बहुत प्रोटेस्ट होता है। जैसे आपने अभी अभी सुना होगा कि पुरंदर एयरपोर्ट, पुणे में एक और नया एयरपोर्ट बनने वाला था पुरंदर में, पुरंदर एयरपोर्ट, वहां पे कंटिन्यूअसली प्रोटेस्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने छीनने के हिसाब से छीन तो लिया था, बट कंटिन्यूअस वहां पे प्रोटेस्ट हुए जा रहे हैं। ठीक है, इसीलिए हो सकता है कि गवर्नमेंट अब बैकआउट कर दे और लोग जीत जाए। ठीक है, देन टेंथ शेड्यूल। ठीक है, OLD, ये जो डी है, दिस इज द 10th शेड्यूल, ऑल्सो कॉल्ड एज डिफेक्शन। व्हाट डू मीन बाय डिफेक्शन? अगर कोई इंसान, लेट्स से कि बीजेपी के टिकट से कोई एरिया में इलेक्शन में खड़ा होता है, चुनाव में खड़ा होता है, उसको लोगों ने वोट कर दिया और वो जीत गया। ठीक है, अब लोगों ने क्यों वोट किया? उसका शक्ल देख के थोड़ी किया। वो देखा कि बीजेपी पार्टी का था, अच्छी पार्टी है, उसको जिताना है, तो उसको वोट कर दिया। अब ये इंसान सीट जीतने के बाद बोलता है कि मेरे को इस पार्टी में नहीं रहने का, मेरे को कांग्रेस में जाना है। ठीक है, तो डिफेक्शन लॉ ये कहता है कि आपको जाना है आप जाओ, लेकिन फिर जिस सीट पे आप जीते हो वो सीट जो है आपको छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि लोगों ने आपको बीजेपी पार्टी का समझ के वोट किया था। आप तो गिरगिट निकले, रंग बदल दिया आपने, तो आपको जाना है बेशक जाओ, लेकिन आपका वो सीट चले जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज एंटी डिफेक्शन लॉ। ठीक है, ये एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत ये जो है ये प्रोविजन डाला गया था 10th शेड्यूल में। ठीक है, उसके बाद 11th शेड्यूल इज पंचायत एंड 12th शेड्यूल इज म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और म्यूनिसिपैलिटीज। सो दिस इज हाउ यू कैन रिमेंबर ऑल द 12 शेड्यूल्स। ठीक है, सो TEARS, T फॉर टेरिटरी, E फॉर एनुअलमेंट्स और सैलरीज, A फॉर ओथ्स एंड अफर्मेशंस, R फॉर सीट्स ऑफ राज्यसभा, O फॉर शेड्यूल्ड एरियाज, नहीं, S फॉर शेड्यूल्ड एरियाज, O फॉर अदर शेड्यूल्ड एरियाज, F फॉर फेडरल लिस्ट, फेडरल लिस्ट मतलब वो 3 लिस्ट, स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, देन 8th schedule is official languages, 22 official languages are there. 9th is land reform, 10th is defection, 11th is panchayat and 12th is municipalities. ठीक है, तो ये टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम को याद रखोगे। ये सारी चीजें आपको समय के साथ साथ, आज ही नहीं कह रहा हूं कि याद हो जाएगा, समय के साथ साथ 1-2 दिन में आपको दिमाग में बैठ जाएगा। कोई डाउट यहां तक? एन्यूअलमेंट्स, एन्यूअलमेंट्स मतलब सैलरीज। ठीक है, सैलरीज किसकी? प्रेसिडेंट हो गई, ये सारी चीजें। एनसीईआरटी बुक में स्टार्टिंग में होता है प्रियम्बल वाई, वो तो जनगण मन भी होता है, ये सारे नेशनल सिंबल्स हैं हमारे। ठीक है, सो स्टार्टिंग में बस दे दिया जाता है, क्योंकि सबको पता होना चाहिए कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक प्रिंसिपल्स क्या क्या है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट विल डू द पार्ट्स। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि जितना समय परमिट करेगा हमारा पार्ट्स ही कंप्लीट होगा। आर्टिकल 1 से 4 तक हम लोग कल ही पढ़ेंगे। सर आपने किस कंट्री से लिया है कॉन्स्टिट्यूशन, वो नहीं बताया, बताएंगे, आप टेंशन मत लो। ठीक है, उसमें रटने वाला काम है। ठीक है, आज हम लोग थोड़ा सा बिना रटने वाला काम कर रहे हैं, लॉजिकल काम कर रहे हैं। ठीक है, सो विल सी द पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये बहुत लॉजिकल है। और यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे कि सारे के सारे पार्ट्स लिखे हुए एक के नीचे एक, ये सारे याद नहीं करने हैं। हमें पार्ट्स याद करना है 1 से लेकर 9 तक। ये जो है आपको एक के नीचे एक याद होना चाहिए। ठीक है ना, फर्स्ट में क्या है, सेकंड में क्या है, ऐसे लेकर 9 तक। आगे उसके बाद कुछ सिलेक्टिवली याद रखना है। 1 से 9 तक पूरे याद रखने, उसके आगे कुछ सिलेक्टिवली याद रखना है, वो बता दूंगा कौन कौन से। ठीक है, और ये जो 1 से 9 है ना, ये बहुत लॉजिकल है, दिस इज वेरी वेरी लॉजिकल, आपको ये याद रखने में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है ना, तो सबसे पहला जो है हमारा देश बनेगा, तो देश जो है हमारा यूनियन एंड इट टेरिटरीज, उसमें आ जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट इन्वॉल्व्स यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, पहले तो देश बनाएंगे। तो देश में क्या आता है, यूनियन आता है, और उसके अंदर जो आने वाले स्टेट्स है, यूनियन टेरिटरीज है, वो आते हैं।
ठीक है. So it defines about the union and territories of India. So how many states and union territories are there? भले ही लगता है ये बहुत ही चिल्लर क्वेश्चन है, बट इस बार एनडीए में आ गया था. एनडीए में आ सकता है, मतलब सीडीएस में भी आ सकता है. तो हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर? 28 स्टेट्स. एंड हाउ मेनी यूनियन टेरिटरीज आर देयर? 8 यूनियन टेरिटरीज आर देयर. ठीक है. वॉइस लो हो गया क्या मेरा? अब आ रही है? मैंने थोड़ा पोजीशन चेंज किया अपना, और आई विल गो बैक टू द प्रीवियस. आवाज आ रही है ठीक से? ओके ओके ओके. आपका फोन नंबर दिख रहा था. द पर्सन हु आस्क्ड अबाउट की वॉइस लो हो गया है, आपका सिर्फ फोन नंबर दिख रहा था. कैन यू जस्ट टेल मी योर नेम? ओके. सो आई वाज डिस्कसिंग अबाउट द यूनियन एंड टेरिटरीज. सो यूनियन एंड टेरिटरीज में हमारे पास कितने स्टेट्स है? 28 स्टेट्स है. दुर्गेश, ओके ओके ओके. ठीक है, हमारे पास 28 स्टेट्स है एंड 8 यूनियन टेरिटरीज है. ठीक है, 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज. ठीक है. अब इसमें करेंटली क्या है? ठीक है, इसमें करंट अफेयर्स में क्या है? सो ऑन 5th of August 2019 एक बहुत ही बड़ा चीज हुआ था. एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370. ठीक है, आर्टिकल 370 के तहत जम्मू एंड कश्मीर को जो स्पेशल प्रोविजंस मिल रखे थे वो हट गया, और ये जो है ये स्टेट के पद से भी निकाल दिया गया. ठीक है, इट वाज रिमूव फ्रॉम द स्टेटस ऑफ स्टेट. तो जम्मू एंड कश्मीर क्या बन गया उसके बाद? जम्मू एंड कश्मीर बन गया दो अलग अलग यूनियन टेरिटरी. ठीक है, एक साइड बना यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, और दूसरा साइड बना यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख. ठीक है, एक साइड बना जम्मू एंड कश्मीर, दूसरा साइड बना लद्दाख. ठीक है. तो अब इन दोनों यूनियन टेरिटरीज में डिफरेंस है. जम्मू एंड कश्मीर का जो यूनियन टेरिटरी है, इसके पास अपना खुद का लेजिस्लेटिव असेंबली है. इट हैज अ लेजिस्लेटिव असेंबली. ऐसा हर यूनियन टेरिटरी को नहीं दिया गया. ऐसे केवल 3 यूनियन टेरिटरीज है जिसके पास अपना लेजिस्लेटिव असेंबली है. लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब जैसे महाराष्ट्र है. सो महाराष्ट्र को महाराष्ट्र के लिए कुछ लॉज बनाने हैं. ठीक है, तो देश के लिए लॉस कहाँ बनता है? पार्लियामेंट में बनता है. वैसे स्टेट के लिए लॉस कहाँ बनते हैं? लेजिस्लेटिव असेंबली में बनते हैं. अब यूनियन टेरिटरी बोला तो ये तो देश के अंडर में आ गया ना, मतलब कंट्री के उसमें आ गया, तो इसीलिए इनको अलग से देने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए. बट ऐसे 3 है यूनियन टेरिटरीज जिसको लेजिस्लेटिव असेंबली दिया गया है. कौन कौन से? एक है दिल्ली, एक है पौंडीचेरी, ठीक है, और एक है अभी नया नवेला जम्मू एंड कश्मीर. ये 3 है जो अलग अलग से है. ठीक है, इन तीनों को जो है अलग से वो दिया गया है. ठीक है, दे आर गिवन यूनियन टेरिटरी, दे आर गिवन द स्टेटस ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली आल्सो. तो एक तो ये हो गया. तो इससे पहले तक, बिफोर दिस हैपेंड, ठीक है, बिफोर दिस हैपेंड ऑन 5th of August 2019 देयर वर 29 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरीज. अब ये होने के कारण क्या हो गया? ये हो गया 28, और ये यहाँ पे 2 बढ़ गए होंगे बिकॉज यहाँ पे 2 यूनियन टेरिटरीज बन गई. सो दिस बिकेम 9. ये कब की बात है? 5th August 2019 की बात है. ठीक है. So after the abrogation of Article 370, 28 states and 9 union territories were there. But then again something happened. What happened? On 26th January 2020, ठीक है, तो आपने इंडिया के गुजरात कोस्ट पे देखा होगा कि यहाँ पे और जस्ट इस जगह पे, यहाँ पे 2 हमारी यूनियन टेरिटरीज है. एक है दीव एंड दमन, और यहाँ पे दादर एंड नगर हवेली. जानते हो ना इसके बारे में? सो दे वर 2 डिफरेंट सेपरेट यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया. ये 2 अलग अलग यूनियन टेरिटरीज हुआ करते थे. ठीक है, तो 26 जनवरी 2020, 26 जनवरी 2020 they were merged, and because of which now we are having currently 8 states, nahi sorry, 28 states and 8 union territories. Is this clear? Okay, so ये याद रखना, एक 26 जनवरी 2020 वाला
और एक 5th of August 2019 वाला. However 5th of August 2019 के दिन ये लॉ पास करा गया था कि 370 हटा दिया जाएगा, बट ये इफेक्ट में नहीं आया उस दिन से. इट डिड नॉट केम टू इफेक्ट फ्रॉम 5th of August 2019. So when did it come to effect? It came to effect on 31st October 2019. ऐसा क्यों? क्योंकि 31st अगस्त को जो है, नहीं 31st अक्टूबर को जो है हमारे आयरन मैन ऑफ इंडिया दैट इज सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का बर्थडे आता है. ठीक है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे वो इंडिया के उसमें क्या बोलते हैं, इंडिया को मर्ज करने के लिए, ठीक है, उन्होंने काफी ज्यादा योगदान दिया था. ठीक है, इसीलिए उनके नाम पे जो है स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाई गई है, बिकॉज उन्होंने सारे प्रिंसली स्टेट्स को कन्विंस किया था कि आप इंडिया को ज्वाइन करो. ठीक है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक भारत की वो रचना की थी. इसलिए जब जम्मू एंड कश्मीर को इंडिया के साथ बाकी स्टेट्स के साथ एक कर दिया गया और उनका स्पेशल प्रोविजन हटा दिया गया, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के बर्थडे पे इसको मान्यता दी गई. तो इवन दो वो लॉ पास हो गया था 5th of August 2019 में ही, बट इट वाज एक्चुअली मेड इनटू इफेक्ट फ्रॉम 31st October 2019. ठीक है, एनी डाउट सो फार? ओके, सो ये आ गया हमारा फर्स्ट पार्ट में यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज. ठीक है, उसके बाद एक बार देश आ गया तो देश में कौन रहेगा? देश में रहेंगे देश के नागरिक. तो सेकंड पार्ट में आता है सिटीजन. ठीक है, तो फर्स्ट इज यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, सेकंड में आता है सिटीजन. थर्ड में अब सिटीजन है तो सिटीजन को कुछ हक मिलता है ना. वी आर हैविंग सम जन्म सिद्ध अधिकार, ऑल्सो कॉल्ड एज फंडामेंटल राइट्स. सो एक बार सिटीजन आ गए तो सिटीजन का अधिकार दैट इज फंडामेंटल राइट्स. ठीक है, तो पहले देश बना यूनियन एंड टेरिटरीज दैट इज पार्ट 1. उसके बाद सिटीजन आए उसमें दैट इज पार्ट 2. सिटीजन आए तो उनको अधिकार मिला दैट इज पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स. देन इन देशवासियों के लिए अब जैसे सिटीजन को राइट मिला वैसे ही देश को भी तो उनके लिए कुछ कर्तव्य निभाना है कि यू आर द सिटीजन ऑफ माई कंट्री, सो आई हैव टू डू समथिंग फॉर यू. आपको मैं किस तरीके से रूल करूंगा एज अ कंट्री, आई हैव टू मेक सम पॉलिसीज. So directive principle of state policies are those principles by which a country governs. हमारे देश को चलाने के लिए जो पॉलिसीज बनाई जाती है वो डीपीएसपी में आता है. ठीक है, सो पहले देश बना, फिर नागरिक आए, फिर उनको हक मिला. अब इन देशवासियों को किस तरीके से कंट्री गवर्न करने वाली है उसके प्रिंसिपल्स बने डीपीएसपी में. ठीक है, अब देशवासियों को कर्तव्य तो दिया गया था, नहीं क्या बोलते हैं, हक तो दिया गया था कि आपके लिए ये सारे हक है, बट आपका भी तो देश के प्रति कुछ कर्तव्य बनता है. यू आर ऑल्सो बाउंड टू डू सम काइंड ऑफ ड्यूटीज टुवर्ड्स द कंट्री. सो बिकॉज ऑफ दैट फंडामेंटल ड्यूटीज वेर एडेड. ठीक है, तो फंडामेंटल ड्यूटीज स्टार्टिंग में नहीं थे. स्टार्टिंग में तो देशवासियों को सिर्फ हक दे दिया कि आप ये मांग लेना, ये मांग लेना. ठीक है, तो बाद में ये फील हुआ कि यार ये तो सिर्फ मांगते ही है, देश के लिए कुछ नहीं करते, तो कुछ करना चाहिए इनको भी देशवासी के नाम पे. सो दैट इज व्हाई इट वाज brought in by 42nd amendment 1976 1976 के. ठीक है, फंडामेंटल ये क्या बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से फंडामेंटल ड्यूटीज को लाया गया था, इसीलिए ये 4A में आता है. 4 में आता है डीपीएसपी, 4A में आता है फंडामेंटल ड्यूटीज. जब भी आप ऐसे कुछ ABCD देखो ना तो समझ जाओ कि ये कोई ना कोई अमेंडमेंट से आया है, क्योंकि ऑलरेडी नंबर था 4, उसके बाद 5, उसके बाद 6. अब कुछ बीच में घुसाना है तो कैसे घुसाऊंगा, ऑलरेडी सारे नंबर्स बुक्ड है. इसीलिए बीच में डालने के लिए जो है इसको 4A कर देते हैं. वैसे ही एक और डालना है तो 4B कर देंगे. ठीक है ना. तो इस तरीके से जो है इसको बीच में डालने के लिए ऐसे ABCD किया जाता है, बिकॉज नंबर्स वेर ऑलरेडी रिटन, नाउ आई हैव टू इंसर्ट समथिंग इन बिटवीन, दैट इज व्हाई दिस ABCD इज गिवन. ठीक है, तो फंडामेंटल ड्यूटीज वेर एडेड बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976. ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटी. उसके बाद यहाँ पे 3 टाइप के हमारे गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑल्सो कॉल्ड एज यूनियन गवर्नमेंट, ये हो गया 5th. उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट. ठीक है, तो ये हो गया 6th. उसके बाद 7th में जो है, 7th अभी नहीं है, 7th हैज बीन डिलीटेड. ठीक है, 7th वाला जो है इसको डिलीट कर दिया गया है. इसमें क्या था, इसमें हमारे जो स्टेट्स आज हम देखते हैं ना, ये महाराष्ट्र, गुजरात और ये सारे, ये पहले नहीं हुआ करते थे. 1956 से पहले तक हमारे देश को कुछ हिस्सों में बांट रखा था, जैसे A स्टेट्स, B स्टेट्स, C स्टेट्स, D स्टेट्स. कल हमने बात की थी ना
कैबिनेट मिशन प्लान की कि इंडिया वाज डिवाइडेड इनटू ए बी सी डी एंड ऑल दिस। यस, तो ये जो है ये 1956 तक था। 1956 में इसको हटा दिया गया, राइट। सो आप लोगों का दूसरे क्लास का टाइम हो गया है, सो आई विल टेक माय लीव, टुमारो विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।